हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो मैं सॉल्व करूंगा वो है इंटीजर टाइप क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर रिडॉक्स। तो अपन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल ऑफ N2H4 loses 14 moles of electrons to form a new compound X. ओके, N2H4 का एक मोल ने 14 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए टू फॉर्म अ कंपाउंड X. Assuming that the entire nitrogen appear in the new compound, okay, what is the oxidation state of nitrogen in X? तो बेसिकली हमारे पास एक कंपाउंड था N2H4 जिसका एक मोल था और ये समहाउ एक कंपाउंड X में कन्वर्ट हो गया जिसमें जितना भी नाइट्रोजन था N2H4 का वो इधर है, राइट। और हाइड्रोजन के बारे में कोई कमेंट नहीं किया हुआ, तो अपन ये मानेंगे भी हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एज इट इज रहा। ओके, तो भाई N2H4 में अगर अपन कंसीडर करेंगे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन ओवर एयर, तो हाइड्रोजन जैसे +1 हो गया, +4 उधर चला गया तो -4 डिवाइड बाई 2, तो -2 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। और इधर मान लो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है n। तो एक मोल ही था हमारे पास N2H4 का और उसने 14 मोल इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, तो अपन क्या बोलेंगे, तो देयरफॉर जो टोटल चेंज आया है इधर, टोटल चेंज वो मॉड ऑफ n माइनस ऑफ -2 मतलब n ऑफ +2 मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा क्योंकि एक मोल में 2 नाइट्रोजन है, तो ये टोटल डेल्टा आ गया। और ये जो टोटल डेल्टा है ये इक्वल्स टू क्या है, 14 है। बेसिकली ये 14 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही क्या है, हमारा n फैक्टर है किसका, N2H4 का। तो 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ n+2 इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो 14 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हमारा n फैक्टर आ गया N2H4 का, ये इधर लिख भी देते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ से आ गया n+2 मॉडुलस 7। ये n+2 अपन मॉडुलस इसलिए मान रहा है, अपने को पता नहीं है n का क्वांटिटी क्या होएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू जो आ गया वो 5 ही आएगा। अब मैथमेटिकली देख सकते हो। तो देयरफॉर जो ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का इन द कंपाउंड X इज 5। Question number 2. If the following redox reaction is balanced with the smallest whole number ratio, right? whole number coefficient है, right? तो आपको बस बताना है, क्या बताना है, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, क्या बताना गया है इसमें। इसमें तो क्वेश्चन ही थोड़ा मिसप्रिंट आ गया, कोई चक्कर नहीं है, अपन लिख लेते हैं इधर, ठीक है। ये हमें redox रिएक्शन दिया, तो ये है क्वेश्चन, द stoichiometry the stoichiometric coefficient of nickel in the balanced reaction is, ठीक है, यहाँ पे लगा लो। देन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना होएगा निकल का इन द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, बस अभी अपन सॉल्व कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये एक वर्ड गिवन था स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट, तो इसको प्लीज़ आपने ध्यान में रखना है। तो इक्वेशन है हमारे पास, ये डाइक्रोमेट है और ये हमारे पास निकल है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड फॉलो करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे अपन प्रॉपर। निकल +2, राइट। डाइक्रोमेट देखो इतनी बार अपन ये पढ़ते करते हैं, तो डाइक्रोमेट यहाँ पर +6 में है, यहाँ पर किस में है, +3 में है। तो देयरफॉर जो इसके कारण टोटल चेंज आएगा एंड वो आएगा 6 - 3, 3 × 2 विच इज इक्वल्स टू 6। और अगर मैं निकल की बातें करूँगा तो निकल यहाँ पे 0 में था, यहाँ पे +2 में था, तो यहाँ पर जो टोटल चेंज आ गया वो आ गया 2। तो यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, राइट, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 माइनस, इधर क्या लिख दूंगा, निकल लिख दूंगा। तो अपने को पता है यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा, यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर अपन क्या करते होते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बट अगर अपने को स्मॉलेस्ट होल नंबर कॉफिशिएंट चाहिए तो मैं 2 और 6 की जगह पर क्या कर दूंगा, 1 और 3 से कर दूंगा, मतलब इसको 3 लिख दूंगा, इसको 1 लिख दूंगा, राइट। तो ये आ गया Cr2O7 माइनस
प्लस 3 टाइम्स ऑफ निकल, और इधर कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ क्रोमियम प्लस 3। ये जैसे अपने को बैलेंसिंग आती है वैसे ही अपने को करना है, निकल +2। अब अपन क्या करते होते हैं, चार्ज बैलेंस करते हैं। चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर देख लेंगे यार, ये 2 माइनस है, इधर बैलेंस करने के लिए कितना आ गया 6, और 6 12 आ गया, तो इधर 2 माइनस है, तो इधर 14 टाइम्स ऑफ H प्लस करना पड़ेगा। चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। एटम्स बस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रह गया, उसको बैलेंस करने के लिए इधर मैं क्या लिख दूंगा 7 टाइम्स ऑफ H2O। तो अभी अपना पूरा सिस्टम क्या हो गया बैलेंस। तो देयरफॉर स्मॉलेस्ट होल नंबर कॉफिशिएंट जो आएगा किसका, निकल का, इन द बैलेंस्ड इक्वेशन इज नन अदर देन 3। राइट, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देयरफॉर आंसर इज 3। मतलब मैं एंड तक क्यों गया हूँ इसमें, मैंने यहाँ पर क्यों नहीं स्टॉप कर दिया सीधा आंसर 1, यहाँ पे 3 मैंने इसलिए सीधा आंसर नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं बैलेंस करूंगा किसको, जब H2O वगैरह को, उसका भी कॉन्फिडेंट क्या आना चाहिए था, होल नंबर आना चाहिए था। इसलिए मैंने प्रॉपर मेथडोलॉजी फॉलो की है, मतलब हर एक रिएक्टेंट का कॉफिशिएंट होल नंबर आना चाहिए, तो इसलिए आई नीड अ प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 3 है उससे आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होएगा। Question number 3. If the following reaction is balanced with the smallest whole number coefficient, okay, smallest whole number coefficient, the sum of the stoichiometric coefficient of Br2 and NaOH in the balanced equation is, right? अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ नहीं आ रहा अपन कैसे इसको प्रोसीड करें एक बार देख के। तो बट बेस्ट मेथड क्या है वो भी अपन देखते हैं। पहले अपन ने इक्वेशन लिख दिया, यहाँ पर पता है अपने को ब्रोमीन 0 में है, यहाँ पर कितने में -1 में है, और यहाँ पर किस में है +5 में है। तो यहाँ से ये पता लग रहा है भी भाई जो ब्रोमीन है उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, राइट। तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए मैं क्या कहूँगा भी, आप रिएक्शन लिख लो रिवर्स करके। बात तो एक ही है, बैलेंस ही करना है, तो NaBr लिख लो, यहाँ पे NaBrO3 लिख दिया, राइट। और यहाँ पर आ गया अपने पास Br2, और इधर लिख दिया अपन ने NaOH। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर इज -1, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर इज +5, ठीक है। तो ये -1 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो इसलिए इसमें जो चेंज है डेल्टा वो कितने का, 1 का है। ये +5 है, ये कितना 0 है, तो यहाँ पर जो डेल्टा आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। फिर अपन वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे NaBr के आगे 5 आ जाना है, यहाँ पर NaBrO3 1 आ जाना है, राइट। फिर इधर आ जाएगा Br2, इधर आ जाएगा NaOH। तो पहला मेथड अपना ये होता है कि बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और चार्ज करने से पहले भी ये सब बैलेंस करो। तो Br बैलेंस करना और सोडियम बैलेंस करना। Br इधर अपने को दिख रहा है 5 है, इधर कितने 6, मतलब 1 है, तो टोटल 6 हो गए, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3Br2, ओके। फिर सोडियम देख लो 5 और 1 6 है, तो इधर 1 ही है, तो इसको मेरे को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये सोडियम बैलेंस हो गया। अभी मैं किसको बैलेंस करूंगा, चार्ज को। चार्ज तो भाई बैलेंस ही है, तो अब हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में से किसी को भी बैलेंस कर दो, राइट। इधर कितने हाइड्रोजन है 6 हैं, तो इधर इसका मतलब 3 जो आएंगे वो H2O आने चाहिए। तो ये एक प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, राइट। अपन हाँ, तो ये प्रॉपर बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो इसका मतलब अब ये क्या, ये मिनिमम, अब आप बताओ मेरे को, क्या आप इसको 3 और 6 को ऐसे कट करके मतलब 1 और 2 लिख सकते हो क्या, जैसे यहाँ पर है ना, क्या मैं ऐसे इसको 3 को 1 और इसको मतलब डिवाइड बाय, सर ऐसा करो 3 से कर दो, y डिवाइड बाय 3 से कर दो, क्योंकि ना यहाँ पे स्मॉलेस्ट होल नंबर कॉफिशिएंट लिखा हुआ है। अरे इसका मतलब ठीक है, तो हमारे दिमाग में आएगा, तो मैं इसको 2 लिख देता हूँ, बट जैसे ही मैं 3 को डिवाइड करूंगा, क्या हर किसी का कॉफिशिएंट होल नंबर हो रहा है क्या, नहीं, हर किसी का कॉफिशिएंट होल नंबर नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं 3 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसलिए मेरे को इसको एज इट इज़ रखना पड़ेगा, राइट। तो देयर फोर जो कॉफिशिएंट आ गया Br2 का, जो बेसिकली आंसर आ गया वो आ गया हमारा 3 + 6 = 9, जो हमें रिक्वायर्ड था। आई होप अभी आपको सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा, मतलब तुक्के से आंसर आ जाता है सेकेंड का, बट एक्चुअल में डिटेल यही है।
Question number 4. A 10 ml of ferrous sulfate solution requires 5 ml of 0.12 molar acidified KMnO4 solution for complete oxidation. ठीक है, तो पहले जो बात ये कह रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो एक बार लिख लिया करो सो दैट आइडिया लग जाए। फेरस सल्फेट का 10 ml और इज बीइंग रिक्वायर्ड अगर, ठीक है, फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो KMnO4 कितना चाहिए, 5 ml चाहिए और 0.21 मोलर चाहिए। हमें पता है Mn जो है ये किस में जाता है, एसिडिफाइड में +2 और फेरस किस में जाएगा, फेरिक में जाएगा +3। तो अगर मैं इनके एन फैक्टर भी लिख दूंगा तो एन फैक्टर 1 है और इसका एन फैक्टर 5 है, तो याद ही होता है अपने को। ठीक है, इफ 0.25 मोलर एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन वर यूज्ड, ठीक है, KMnO4 की जगह पे अगर अपन K2Cr2O7 यूज कर लें तो ये पूछ रहे हैं K2Cr2O7 का कितना वॉल्यूम लगेगा। कोई चक्कर नहीं है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट केस, राइट। तो सेकंड केस में मैं क्या बोलूँगा भी भाई, यही फेरस सल्फेट बिल्कुल सेम मोलारिटी, ठीक है, मान लो इसका ए मोलर है कंसंट्रेशन, ठीक है, फेरस सल्फेट को अगर मैं K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज करवाना चाहूँगा इन एसिडिक मीडियम जिसमें ये फेरिक में और क्रोमियम +3 में जाएगा, राइट। और डाइक्रोमेट जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसका मोलारिटी दिया हुआ है 0.25 मिलीलीटर, वॉल्यूम है यही फाइंड आउट करना है VML, और जो एन फैक्टर होता है किसका, डाइक्रोमेट का, ठीक है, वो होता है अपना 6 आ जाता है। क्यों आ जाता है वो पता ही है, ये +6 इसमें जा रहा है, +3 में जा रहा है, तो जो डेल्टा आ गया वो आ गया 3 × 2 विच कम्स आउट टू बी 6। और जो फेरस सल्फेट है वो सेम ही कंसिडर किया है, वो सेम ही कंसिडर किया, 10 मोलर, सॉरी 10 ml और ए मोलर, और एन फैक्टर भी क्या है 1। अगर ये सब सेम है तो मैं डायरेक्टली क्या क्या लिख सकता हूँ, लाइक फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में क्या लिखूंगा यार, मिली इक्विवेलेंट्स फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है, इक्वल टू अपने पास जो आ गए मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, और यही इसके मिली इक्विवेलेंट्स, यही फेरस सल्फेट के इक्विवेलेंट इसके भी इक्वल है, और यही फेरस सल्फेट के मिली इक्विवेलेंट्स K2Cr2O7 के भी इक्वल है। तो इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7, राइट। तो इसका मतलब इन दोनों को बस इक्वेट कर दो आंसर के लिए। KMnO4 के लिए एन फैक्टर 5 है, ठीक है, और वॉल्यूम इसका 5 मिलीलीटर हो गया, 0.12 इसका मोलारिटी हो गया, इसका एन फैक्टर 6 है, K2Cr2O7 का वॉल्यूम V है, मोलारिटी है 0.25 मोलर, राइट। तो इसको जब अपन करेंगे तो जो V का वैल्यू वो आ जाना 2 मिलीलीटर। तो देयरफॉर आंसर जो आ गया वो हमारा आ गया 2। इसको तो आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे An+1 लिख लेना, ओके। An+1 is oxidized by acidified KMnO4 solution into AO3 minus, ठीक है। तो ये ऐसे कह रहा है if An+1 is being oxidized by KMnO4 where A जो है वो AO3 माइनस में जाता है और एसिडिफाइड अगर सोल्यूशन होता है तो मैंगनीज कम्स इनटू Mn+2। An+1 के बारे में हमें लिखा हुआ है 2.68 मिली मोल्स है। एम मोल्स का मतलब क्या है, हर क्वेश्चन में यहाँ पे मिली मोल्स है। इट रिक्वायर्स, इसको थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं, हाँ ऐसे। इट रिक्वायर्स कितना KMnO4, 32.16 मिलीलीटर, 0.05 मोलर, ओके। KMnO4 चाहिए तो वैल्यू ऑफ N ढूंढना है, कोई चक्कर नहीं है। अगर मैं एन फैक्टर इसका ढूंढूंगा, पहले तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5 आ गया AO3 माइनस में, ठीक है, इसका An+1 है तो इसका जो एन फैक्टर आ गया। अब देखो ये ना ऑक्सीडाइज होकर 5 में जा रहा है, तो इसका मतलब 5 बड़ी क्वांटिटी होएगी, 5 इज
है ना, लार्जर क्वांटिटी देन n+1। वाई? बिकॉज ये ऑक्सीडाइज होकर जा रहा था। तो ठीक है, बिकॉज ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऐसे लिख लेते हैं। तो फिर मैं डेल्टा क्या लिखूंगा, देखो 5 माइनस ऑफ n-1 विच कम्स आउट टू बी 4 माइनस n, राइट। और KMnO4 का तो यार एन फैक्टर हमें बस हमारे ब्लड में ही है, तो मैं इधर लिख देता हूँ इनके एन फैक्टर्स। इसका एन फैक्टर आ गया 4 माइनस n, इसका एन फैक्टर आ गया 5। बस अभी इक्वेट कर देना है, क्या मिली इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर देना है, तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ An+1 इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ An+1 के कितने आ गए, 4 माइनस n विच इज द n फैक्टर इंटू 2.68 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 32.16 इंटू 0.05। बस इसको सॉल्व कर देंगे अपन। तो ये आता है 5 इंटू 3216 और 2.16, ये ना 12 पे कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो 12 इंटू 5 कितना हो गया, 12 पे 12 इंटू 5 60 हो गया, 60 को 0.05 से करोगे 300, तो ये 3 आ जाएगा, राइट। तो देयर फोर एन का वैल्यू कितना होएगा, 1 होएगा। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर आ गया 1। Question number 6. Consider the following redox reaction. The value of X is, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले NO2 माइनस को आप NO में अपन ले गए। NO2 माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं नाइट्रोजन का देखूंगा तो इट कम्स आउट टू बी +3, यहाँ पर आ गया +2। तो देयरफॉर जो इसमें चेंज आया वो 1 का आया। तो इसका मतलब NO2 माइनस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, NO2 माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया, तो भाई इट इज़ गेटिंग रिड्यूस टू NO। फिर अपन क्या करते हैं, पहले तो नाइट्रोजन को बैलेंस करो, फिर चार्ज को बैलेंस करो। चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे -2 चार्ज है, तो इट रिक्वायर्स 2H+। ये आइडिया कैसे लगा अपने को, इक्वेशन देके 2H+। अभी हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 आएगा। तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे, जो x का वैल्यू है वो कितना आ गया, 1 आ गया। तो दिस इज अवर आंसर। Question number 7. If Cu2S is treated with acidic solution of KMnO4, it is oxidized completely to copper +2 and sulfur dioxide. Moles of KMnO4 required for complete oxidation of 1.25 mole of Cu2S. ओके, ये ऐसा कह रहा है भाई, Cu2S जो है इसको जब अपन ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाया तो Cu2S इज बीइंग गेटिंग ऑक्सीडाइज टू कॉपर +2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड। और जो हमारा KMnO4 है ये तो हमें पता ही है किस में जाता है, Mn+2 में। KMnO4 के मोल्स हमें ढूंढने, लेट जो मोल्स हैं इसके वो कितने n है, ठीक है। जो Cu2S के मोल्स हैं वो हमारे पास 1.25 है। अभी मेरे को एन फैक्टर लिखना है, तो एक तो Cu2S का एन फैक्टर लिखना है, और सिमिलरली मेरे को एन फैक्टर KMnO4 का तो पता है 5। Cu2S का एन फैक्टर ढूंढने के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे पहले तो कॉपर +2, यहाँ पर क्या लिख दिया, सल्फर डाइऑक्साइड। अब मेरे को पता है भी जो कॉपर है ये +1 से किस में जा रहा है, +2 में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कॉपर के कारण एन फैक्टर कितने का चेंज आया है, 1। और सल्फर जो है वो -2 से किधर जा रहा है, यहाँ पे +4 में। इसके कारण जो एन फैक्टर आ गया वो कितना आ गया, 6, मतलब इसके कारण 6 का चेंज आ गया। तो देयर फोर मैं क्या बोलूँगा, जो ओवरऑल एन फैक्टर है, राइट, वो नहीं, Cu2S का गलत कर दिया।
एक के कारण एक का चेंज है, बट कितने कॉपर है यहाँ पे? दो, तो 1 into 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो कॉपर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर दोनों चीजें ऑक्सीडाइज होती हैं तो जो एन फैक्टर आता है वो क्या आता है? N1 प्लस N2 विच कम्स आउट टू बी 8। 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8। बस अभी इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर देना है यार। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ Cu2s इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, तो आंसर आ जाना है। ओके, Cu2s के इक्विवेलेंट्स कितने हो गए? n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोल्स, n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोल्स। तो n जो आ गया वो आ गया 8 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाय 5, राइट। तो आप यहाँ से देख सकते हो भाई 8 तो आएगा ही आएगा, और 8 का 1/4 हिस्सा कितना होता है? 2, तो इट कम्स आउट टू बी 10/5 इक्वल टू 2। तो थोड़ा मैथ भी ऐसे सीखो यार, ठीक है। तो ये आ गया 2, n का वैल्यू कम्स आउट टू बी 2, तो यही हमारा क्या होएगा? आंसर होएगा जो अपने को ढूंढना था। बेसिकली दीज आर द n इज व्हाट? द मोल्स ऑफ n, यहाँ पर क्या है बेसिकली? ये लिखा ही हुआ अपन ने, मोल्स ऑफ KMnO4। Question number 8, a 10 ml 0.1 molar aqueous solution of, ये हमें ऑक्सलेट का दिया हुआ सिस्टम, रिक्वायर्ड 8 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिडिफाइड KMnO4, हेंस द वैल्यू ऑफ द x इज। ठीक है, हमें क्या पता है भाई जो KMnO4 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये जो ऑक्सलेट में कार्बन होता है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। किस में ऑक्सीडाइज कर देता है? CO2 में, और खुद रिड्यूस हो जाता है Mn+2 में। KMnO4 का क्या डेटा दिया है इन्होंने? 8 मिलीलीटर और 0.1 मोलर दिया है, और इसका जो एन फैक्टर होएगा KMnO4 का वो कितना आ जाना है? 5 आ जाना है। एंड ये कितना दिया है हमें? 10 मिलीलीटर, और ये दिया 0.1 मोलर। इसका एन फैक्टर अभी मेरे को ढूंढ रहे हैं। तो इसका देखो एन फैक्टर ढूंढना बहुत इजी है, KXH C2O4Y। ठीक है, इसको सिंपली ये समझो भी भाई ये इसमें अगर चेंज आएगा तो कार्बन में आएगा। तो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है यहाँ पे +3 होता है, यहाँ पे कितना हो गया? +4। तो देयर फोर जो टोटल चेंज आएगा एक मॉलिक्यूल में वो कितना आएगा? देखो एक का तो चेंज आया, बट कितने कार्बन है यहाँ पे? 2y है। तो 1 into 2y, तो इट कम्स आउट टू बी एन फैक्टर कितना हो गया इसका? 2y हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 2y। क्लियर? बस अभी मिली इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर देते हैं यार अपन। तो मिली इक्विवेलेंट्स of KMnO4 is equal to milli equivalents of KXHC2O4Y। इसके मिली इक्विवेलेंट जो आगे वो आगे 5 into 0.1 मल्टीप्लाई बाय 8, और इधर आगे 2y मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1, राइट। तो यहाँ से जो अपनी y की वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। बड़े प्यार से अपन देख सकते हैं कि भाई ये 2 से कट हो गया 4 हो गया, ये 2.1 चला गया, तो y का वैल्यू आ गया 2। बट हमें y थोड़ा चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? x। तो देयरफॉर मेरे को क्या बोलूँगा? KXHC2O4 होल 2 बन गया, जिसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई x टाइम्स ऑफ पोटाशियम का चार्ज, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1, और 2 इंटू ऑक्सीलेट पर -2 चार्ज होता है, इट कम्स आउट टू बी 0। तो देयरफॉर x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 3। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 11.2 मिलीलीटर H2O2 solution requires ये 30 ml 1/18 मोलर K2Cr2O7 फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ढूंढनी है, ठीक है। तो हमें क्या पता है व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2? इट इज इक्वल्स टू जो भी उसका क्या रहता है?
मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ को अपन मोलारिटी से इक्वेट करके ढूंढ लेते हैं। मतलब अपन क्या लिखते हैं, मोलारिटी इक्वल्स टू जो भी उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऐसे लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय क्या कर दो 11.2, तो वो मोलारिटी। ठीक है, ये अपन फॉर्मूला पढ़ते ही हैं। तो H2O2 इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट, नाम भी याद होने चाहिए यार। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड होके अपने को पता है O2 में जाएगा, ये रिड्यूस होके +3 में जाएगा। कि H2O2 के बारे में डेटा दिया गया है 11.2 मोलर। मान लो इसका जो मोलैरिटी है वो A है, और N फैक्टर तो H2O2 का कितना होता है, 2 होता है। K2Cr2O7 कितना हो गया, 30 ml हो गया, और ये हो गया 1/18 मोलर। इसका एन फैक्टर कितना होता है, 6 होता है। H2O2 का 2 एन फैक्टर क्यों है भाई, इसमें ये -1 में, ये 0 में, एक का चेंज आया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो खत्म हो गया। और हमेशा अपन एन फैक्टर H2O2 का 2 मान के ही करते हैं। ठीक है, तो बस इक्वेट कर दो यार। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट सिस्टम, राइट। तो ये कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 11.2, 6 टाइम्स ऑफ 1/18 मल्टीप्लाई बाय 30। तो देयर फोर जो ए आ गया वो अपना आ गया भाई भाई, ये 3 गया, ये 10 हो गया, तो 10, ये 2 कट गया, तो ये कितना हो गया 5। तो इट कम्स आउट टू बी 5/11.2। ठीक है, 5/11.2 ए का वैल्यू आ गया। और ए क्या था हमारा, मोलैरिटी था H2O2 का। तो देयर फोर मोलैरिटी of H2O2 is equals to volume strength of H2O2 divided by 11.2। तो मोलैरिटी का वैल्यू कितना है, 5/11.2 है ना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2, तो देयरफॉर जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गया वो आ गया 5VH2O2, ऐसे लिखते हैं ना अपन। तो 5VH2O2, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया हमारा, इंटीजर टाइप में 5 आ गया। तो कैलकुलेशन भी यार जल्दी करना, अपने को थोड़ा सीखना, राइट। तो ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। A 1 gram sample containing Fe3O4 and inert impurity was dissolved and treated chemically to reduce all iron to Fe+2। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपको इसको रिव्यू करना है जब भी ऐसे रिवाइज करना है रेडॉक्स को। टू Fe+2 द फाइनल सोल्यूशन, ओके, रिक्वायर्ड 6 ml इतना एसिडिफाइड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ Fe+2। परसेंटेज ढूंढना है Fe3O4 का। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, चाहे इस क्वेश्चन में यूज़ हो चाहे ना हो। Fe3O4 जब भी आएगा बच्चे, तो इसका मतलब ये होता है इट कंटेन्स बोथ Fe+2 आयंस एंड Fe+3 आयंस। ओके, ये हमेशा याद रखना है भाई, इसमें दोनों तरह के आयंस होते हैं, Fe+2 एज वेल एज Fe+3, राइट। अभी अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले हमने पहले स्टेप में Fe3O4 को कुछ ना कुछ क्या करवा दिया अभी भाई, केमिकली रिड्यूस कर दिया इसको, ठीक है ना। इट इज बीइंग रिड्यूस्ड टू Fe+2, और आई कैन से ऑल आयरन, ठीक है, इन Fe3O4 इज बीइंग रिड्यूस्ड टू Fe+2। ये सिस्टम है पहले में, ठीक है। Fe3O4 कितना है अपने को नहीं पता, तो मतलब इम्प्योरिटीज मिला के 1 ग्राम है मास है। ओके, ये हो गया। अब ये जो रिड्यूस होकर आ गया हमारे पास Fe+2, इसको अपन ने क्या किया, अब ऑक्सीडाइज करवाया। तो मैं क्या बोलूँगा भाई, नाउ दिस Fe+2 कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4, ठीक है, टू विच स्टेट Fe+3, और Mn जो है ये +2 में चला जाता है। KMnO4 जो है वो 6 मिलीलीटर 1/29 मोलर इज बीइंग रिक्वायर्ड। N फैक्टर
जो आएगा वो आएगा इसका 5। Fe+2 के बारे में अपने को जानकारी फाइंड आउट करनी है। मान लो Fe+2 के मोल्स कुछ होंगे, बट एन फैक्टर कितना होएगा Fe+2 का 1। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ भी, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe+2 इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। तो मिली इक्विवेलेंट्स क्या हो गए, एन फैक्टर इनटू मिली मोल्स, ठीक है, ऑफ Fe+2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 6 इंटू 1/29। तो इट कम्स आउट टू बी 30/29 क्या हो गए, मिली मोल्स हो गए किसके, Fe+2 के, राइट। अब मैं क्या कमेंट करूँगा, ये जितना भी Fe+2 है वो किधर से आया होगा, जब Fe3O4 रिड्यूस होकर इसमें आया होगा यार Fe+2 में, तो मेरे को बेसिकली इस Fe+2 के क्या मिल गए, मिली मोल्स मिल गए, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भी भाई, मेरे को इसके मिली मोल्स मिल गए 30/29 इसके मिली मोल्स हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये Fe+2 किधर से आया होगा, कंप्लीट Fe3O4 से, तो खत्म हो गया यार। तो देयरफॉर मैं क्या बोलूँगा, व्हाट आर द मिली मोल्स ऑफ Fe3O4, ठीक है। हमारे पास सारे आयरन, जितना भी आयरन था वो Fe+2 में चला गया। मतलब हमें आयरन के मोल्स पता लग गए एक तरह से। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एक तरह से भी भाई मिली मोल्स ऑफ आयरन जो है वो कितने हैं, 30/29। तो यही, ठीक है, ये आ गया। तो देयर फोर जो मिली मोल्स हैं किसके, Fe3O4 के, वो कितने होंगे, 1/3 टाइम्स ऑफ 30/29। तो प्लीज़ आप ये 1/3 करना है कि मल्टीप्लाई/3 करना है, देखो दुनिया तो इसी में चलेगी यार कि भाई 3 से मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड/3 करें। तो अभी अपने दिमाग को थोड़ा इस्तेमाल करना और 1/3 से कर देना है, ठीक है। ओ भाई, एक Fe3O4 में 3 Fe है, मतलब 3 Fe से एक बन रहा था यार, एक से कितना बनेगा 1/3, तो ऑब्वियसली 3 से डिवाइड करना है अपने को। तो हमें मिली मोल्स पता लगे Fe3O4 के। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, व्हाट इज द मास ऑफ Fe3O4, ठीक है, प्योर, बेसिकली प्योर की अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पे लिख भी देते हैं प्योर, क्योंकि वही हमेशा केमिकल रिएक्शन में जो प्योर चीज़ है वही पार्टिसिपेट करते हैं। इट कम्स आउट टू बी 10/29 मल्टीप्लाई बाय इट्स मोलर मास। मोलर मास अगर Fe3O4 का कैलकुलेट करोगे वो 232 आना है, डिवाइड बाय क्या कर देना है इसको 1000, तभी जाकर ये किस में आएगा, ग्राम्स में आएगा, ठीक है। तो मोलर मास जो है किसका, Fe3O4 का, वो कितना है, 232 ग्राम्स होता है। ये इतना इसका मास आ गया, ठीक है, जिसको मैं सॉल्व करूँगा तो 232 डिवाइडेड बाय 2900 ग्राम्स लिख दूँगा। तो फिर परसेंटेज प्योरिटी, राइट, ऑफ सैंपल जो है वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्योर Fe3O4 डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट कम्स आउट टू बी 8%, राइट। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे और आपके डाउट्स भी रिजॉल्व हो गए होंगे।